नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एजीटीए का जो आपका एग्जाम होगा, तो उससे रिलेटेड साथियों ये हमारा मॉक टेस्ट 5 है, यानी 5 नंबर का टेस्ट है। और साथियों ये ओनली एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड ये आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है साथियों। और इसमें साथियों आप सभी से मुझे उम्मीद है कि 70% से अधिक अंक प्राप्त करोगे आफ्टर नेगेटिव मार्किंग के बाद में। और साथियों इसमें जो है 70% अंक प्राप्त करने वाले ऐसी में आपको आशीर्वाद देता हूं और गॉड से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो भी साथी 70 प्लस इसमें परसेंटेज जिसकी भी साथी की आएंगी तो उनका टीए आपको पद मिल जाएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। और साथियों आपसे निवेदन है कि ये जो हमने इधर लोगो लग रहा है, ये यूट्यूब साथियों आप जानते हो लाइव सेशन भी हम चलाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब इस वीडियो पर अगर आप आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर चैनल को जब सब्सक्राइब करते हो तो साथियों इस तरीके से जो बेल आइकन दिखता है उस पे आपको इस तरीके से टिक कर लेना है, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फिर साथियों आपको लाइक का बटन भी वीडियो पे दबाना है, ताकि उससे हम भी मोटिवेट हो और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आए। अब हम बात करते हैं इस मॉक टेस्ट 5 की। तो जैसा कि हमने आपसे पहले 4 मॉक टेस्ट में भी आपसे बताया था कि आपको एक रफ कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है और हम क्वेश्चन बोलेंगे, उसके बाद में कुछ टाइम देंगे। टाइम देने के बाद में फिर आपको आंसर उस टाइम में चुनना है। फिर अंततः हम आपको आंसर बता देंगे। तो आपको मैच करना है कि आपने अपने माइंड से जो चुना है और हमारे बोले गए आंसर से आपका कितना मैच कर रहा है। तो साथियों लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि माय डिस्ट्रिक्ट नेम और मेरे आफ्टर नेगेटिव मार्क इतने आए हैं साथियों। क्योंकि जितनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, चाहे लाइव सेशन हो, चाहे आपके मॉक टेस्ट हो, चाहे आपकी वीडियो कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो हो, काफी मेहनत करना पड़ता है साथियों आप सभी के लिए। तो आपसे आशा और उम्मीद है कि अपने जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन पर इस लिंक को शेयर कर दीजिए। क्योंकि साथियों सबको अच्छा लगता है हॉलीडे, लेकिन आप लोगों के लिए हम अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप लोगों को इस तरीके का मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप लोगों का कल्याण हो जाए और आपको जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको ये सीट प्राप्त हो जाए। तो बिना देरी करते हुए अब चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा साथियों यही है, मॉक टेस्ट 5 है ये, ओनली एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आज पता चल जाएगा कि आपकी एग्रीकल्चर की तैयारी कितनी अच्छी है और क्या भी तैयारी करने की आपको जरूरत है। तो चलते हैं आज के अपने स्मोक टेस्ट की तरफ। तो साथियों पहला पर्सन हमारा स्टार्ट हो रहा है। लगभग मैं कोशिश करता हूं कि 100 मिनट के आसपास में मैं इसको खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझको एक्सप्लेन भी करना है। लेकिन आपको हो सकता है कि 70 से 80 या 85 मिनट के आसपास आप इसको खत्म कर दोगे, या मैं तो भाई मुझे तो एक्सप्लेन भी करना है। तो पहले पर्सन है हमारा साथियों ओ सेकेरम ओफिस ओफिसिनेरम, वैज्ञानिक नाम निम्न में से किस फसल का है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चकुंदर, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी धान। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सेकेरम ओफिसिनेरम, ये आपका गन्ने का वैज्ञानिक नाम है साथियों। और बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की साथियों। नेक्स्ट पर्सन है हमारा पर्सन नंबर 2। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी चीन।
तो सोयाबीन की जो उत्पत्ति साथियों आपको बताना है। मैं आपको टाइम भी देता रहूंगा। जो कुछ क्वेश्चन इजी रहेगा उसमें टाइम कम दूंगा, और जो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगेगा हाँ भी डीपली है तो उसके लिए टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सोयाबीन की जो उत्पत्ति स्थान जो चीन देश को माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं साथियों, धान में खेरा रोग की रोकथाम के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? ऑप्शन ए बोरेक्स, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी जिंक सल्फेट, ऑप्शन डी जिंक सल्फेट। तो ये जो है आपका, इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए साथियों प्रश्न नंबर 3 में। तो यहाँ आप कर लीजिए एमओ कर लीजिए, मोलिब्डेनम कर लीजिए, ठीक है साथियों। तो धान में खेरा रोग की रोकथाम के लिए किसका जो छिड़काव किया जाता है, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसको ऑप्शन नंबर सी को एमओ कर लीजिए, ठीक है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, धान की खेरा रोग जो होता है साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है धान के रोग की रोकथाम के लिए। प्रश्न नंबर 4 है आपका, सरसों में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। तो आपसे बहुत उम्मीद है साथियों, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर मैं आपको ये मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सरसों में पुंकेसरों की संख्या साथियों 5, यानी आज मॉक टेस्ट 5 हम ले रहे हैं, और पुंकेसरों की संख्या जो सरसों में होता है 5 होता है साथियों। ए मतलब यानी कि 5। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथियों। प्रश्न नंबर आपका 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या बताया गया है? रेड डेलिशियस प्रजाति किसकी है? ऑप्शन ए सेब की, ऑप्शन बी अमरूद की, ऑप्शन सी आम की, ऑप्शन डी पपीता की। तो आपको इसका आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब साथियों। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, रेड डेलिशियस जो प्रजाति है आपकी, ये है सेब की, ठीक है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में क्या बताया गया है साथियों? प्रश्न नंबर 6 में बताया गया है, रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किस लिए होता है साथियों? ऑप्शन ए मिनरल्स के लिए, ऑप्शन बी टीसीएस या टोटल सोल्यूबल सॉलिड के लिए, या ऑप्शन सी विटामिन के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। देखो, जिनकी साथियों की तैयारी अच्छी होगी तो वो तो बताएंगे कि हाँ यार मॉक टेस्ट ले रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं हमारा। लेकिन कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो एग्रीकल्चर थोड़ा सा कम पढ़ पाते हैं, तो उनको काफी अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे। लेकिन साथियों, आपके एग्जाम में ऐसे ही पर्सन पुट अप होंगे। तो भाई हमारा तो काम है आपको तैयारी कराने का। जिसकी अच्छी तैयारी है उनको बहुत इजी लगेंगे, जिनकी थोड़ी सी मीडियम है या कम है उनको बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन साथियों, जिनकी अच्छी तैयारी है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, कि उनको ऐसे मॉक टेस्ट में आप अपने आप को 100% दिखाने का अवसर मिला है आपको, कि आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करें। तभी आपका पता चलेगा कि वास्तव में आपकी एक्यूरेसी और स्पीड और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो इसका जो साथियों प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, रिफ्रैक्टोमीटर का जो उपयोग करते हैं साथियों, ये आपका करते हैं टीएसएस या टोटल सोल्यूबल सॉलिड की मात्रा ज्ञात करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है? गन्ने की 3 आंख वाले तने की संख्या बताए 2 हेक्टर के लिए। तो ऑप्शन ए 70,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 30,000, ऑप्शन डी 70,000 से ज्यादा। तो साथियों, ये लगभग आसपास के बिंदु इसमें बताना है।
तो ऑप्शन ए में 70,000 के आसपास, ऑप्शन डी में है 70,000 से ज्यादा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, साफ साफ लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, गन्ने की 3 आंख वाले तने की संख्या आपको बतानी है 2 हेक्टर के लिए। तो साथियों 70,000 के आसपास हमारे 3 आंख वाले तने की संख्या हमें जरूरत पड़ती है, लगभग 2 हेक्टर क्षेत्र के लिए। अगर वो साथियों 1 हेक्टर के लिए पूछता तो 1 हेक्टर सीधा यानी इसका हाफ कर देते, तो 35,000 के आसपास अगर 3 आंख वाले तने की संख्या होगी तो हम 1 हेक्टर के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन साथियों इसमें 2 हेक्टर के लिए पूछा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 70,000 के आसपास। अब प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं साथियों। एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 से अधिक फसलें लेना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन बी मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑप्शन सी मल्टीपल क्रॉपिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका आंसर। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। सभी साथियों से विनती और रिक्वेस्ट है, लाइक का बटन भी दबा दिया कीजिए। और साथियों अंत में अपना स्कोर आपको जरूर बताना है, अगर आपको मेरे चैनल से जुड़ा रहना है। अगर चैनल से नहीं जुड़ोगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई बात, उसका कोई मुझको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ तो आपको भी देना होगा। बेशक आपका 50 आ रहे से 45 बनना से कोई उससे मतलब नहीं है। हम खुद फिर अपनी हम तैयारी कराएंगे आपको, अगर आपका इतना कम स्कोर बनेगा। लेकिन आप ईमानदार से बताइए तो सही। मैं मेहनत करता हूँ, एक दो बंदा बता देता है कि सर हमारा, और जबकि पब्लिक देखते है काफी। तो इसका मतलब आप गोल गोल घूम रहे हो। जो तैयारी करता है और मेहनत करता है वो अपने आप को दिखाता है कि सर हमें इतने आ रहे हैं। तो या तो आपके अंदर चोर है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 से अधिक फसलें लेना जो कहलाता है वो कहलाता है साथियों रिले क्रॉपिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नहीं 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 साथियों, सॉरी। एक ही भूमि पर एक ही वर्ष में 2 से अधिक जो फसलें लेना कहलाता है, सॉरी, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। क्योंकि एक से अधिक फसल ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, मल्टीपल क्रॉपिंग की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बोलने में भी मिस्टेक हो जाता है, बोलते रहते हैं तो कभी कभी अवर भी हो जाता है। लेकिन इतनी जल्दी हमारा ध्यान भटकता नहीं है, ये आप ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी झांसी। तो बताना है साथियों आपको कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान साथियों, आशा करता हूं सभी का आंसर आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान साथियों लखनऊ में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, जड़ की गांठ में नाइट्रोजन का संश्लेषण किससे सुगम होता है? तो आपको बताना है जड़ की गांठ में नाइट्रोजन का संश्लेषण किससे सुगम होता है। ऑप्शन ए है बोरोन, और ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है मोलिब्डेनम। तो आपको बताना है कि जड़ की गांठ में नाइट्रोजन का संश्लेषण किससे सुगम होता है, मतलब किससे अच्छा होता है। ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है साथियों। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जड़ की गांठ में नाइट्रोजन का संश्लेषण साथियों जो सुगम होता है, मोलिब्डेनम की जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन का संश्लेषण करने के लिए साथियों जड़ में।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं साथियों। कोशी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी आपका वॉन मोहोल एवं नागोली ने, ऑप्शन सी स्वान एवं स्लाइडेन ने, ऑप्शन डी ग्रेयू एवं मलबिगी ने। तो आपको आंसर बताना है साथियों, कोशी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो साथियों आशा करता हूं अगर आप एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे होंगे तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर आप स्वयं बता देंगे कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूं, आप बता देंगे कि प्रश्न नंबर 11 का कमेंट बॉक्स में कि ये राइट आंसर है। कोशी का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था इन्होंने किया था। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में क्या है साथियों, लाल सड़न किस फसल से संबंधित है? तो साथियों सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि लाल सड़न ये क्या है, कीट है, रोग है, या आपका कुछ अन्य प्रकार का कोई है। तो आपको मैं बता दूं, लाल सड़न एक रोग है और ये किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी साथियों आलू। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब, और आशा करता हूं साथियों सभी का आंसर आ गया भी होगा। बहुत लड्डू क्वेश्चन था ये। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों गन्ना इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। लाल सड़न जो रोग है वो आपका गन्ने की फसल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 13 क्या है, इनमें से कौन सी बीमारी मूंगफली की है? तो ऑप्शन ए रेड रोग, ऑप्शन बी टीका रोग, ऑप्शन सी ब्लैक आर्म, ऑप्शन डी लूज स्मार्ट। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब साथियों। बताइए साथियों क्या है प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मूंगफली की जो बीमारी है साथियों वो टीका रोग है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है साथियों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे होता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे होता है? आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब, बताना है आपको साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे होता है? तो ऑक्सीजन जो होता है H2O से होता है साथियों। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। स्टार्च जब आयोडीन से मिलता है तो कौन सा रंग बनाता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होगा अब। ऑप्शन नंबर इसका ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी वायलेट, ऑप्शन डी पीला। तो आपको बताना है स्टार से जब आयोडीन से मिलता है तो कौन सा रंग बनाता है। तो साथियों 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जब स्टार से जब आयोडीन मतलब आयोडीन से जो मिलाता है तो उसमें वायलेट रंग प्राप्त होता है साथियों। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए IARI नई दिल्ली में, ऑप्शन बी करनाल में, ऑप्शन सी लुधियाना में, ऑप्शन डी कानपुर में। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारत में गेहूं का जो जीन बैंक है आपका करनाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। काफी आसान लग रहा होगा मॉक टेस्ट ये, लेकिन साथियों प्रश्न आपके ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही आते हैं। बस आपको
ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है। कुछ साथी तो अभी भी बहुत इजी बता रहे होंगे, लेकिन साथियों पेपर कुछ इसी टाइप से बनने वाला है। अगर इस टाइप से नहीं भी बनेगा तो आपका इन पर्सन में से बहुत पर्सन आपके फंस भी जाएंगे। ठीक है साथियों, मैं आपको सभी लेवल से रूबरू कराऊंगा कि अगर इजी आएगा तो कैसे पर्सन आएंगे, मॉडरेट आएगा तो कैसे पर्सन आएंगे, और हार्ड होगा तो उसमें कैसे पर्सन होंगे। तो आज का जो मॉक टेस्ट है साथियों इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, हार्ड तो होगा नहीं बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट पर्सन है, बूंद बूंद सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक है। तो बूंद बूंद सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक है। ऑप्शन ए सूखा क्षेत्र में, ऑप्शन बी नमी क्षेत्र में, ऑप्शन सी उच्च वर्षा क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी। तो आपको बताना है इसका आंसर। टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो सीधी सी बात है साथियों, बूंद बूंद सिंचाई की जो जरूरत पड़ती है साथियों सूखे वाले क्षेत्र में ज्यादा जरूरत पड़ती है, ताकि आपको पानी की आवश्यकता कम हो और हमारी जो फसल में पानी पहुंच जाए। ठीक है साथियों, पानी वेस्ट ना हो। पर्सन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, बूंद बूंद सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक है, तो ऑप्शन नंबर ए सूखा क्षेत्र में। पर्सन नंबर 18 की बात करते हैं। पर्सन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, चलो देखते हैं। अभी तक कितने पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक माने गए हैं। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। तो आशा करता हूं इसका भी आंसर आप स्वयं बता देंगे, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो कि अभी तक कितने पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक माने गए हैं। आवश्यक माने गए हैं, ठीक है साथियों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आंसर भी आपको दो को तो आप बिल्कुल ही नेगेटिव कर दोगे, लेकिन दो में ही ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, और मैं ऑप्शन भी नहीं बता रहा हूं, इसका भी राइट आंसर आप स्वयं दोगे कि इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आप बताना। पर्सन नंबर 19 की बात करते हैं साथियों। पर्सन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। तो पर्सन नंबर 19 है, जीरो टिल सीड ड्रिल का उपयोग बोने में होता है। पर जो जीरो टिल सीड ड्रिल है उसका जो हम बोने के पर्पज से प्रयोग करते हैं, लेकिन किस फसल में यूज होता है। ऑप्शन ए मक्का गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी मूंग गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए। ऑप्शन सी धान गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी फसल पद्धतियों में गेहूं बोने के लिए। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है साथियों, अब आपको राइट आंसर देना है। तो जिनको अभी तक इजी लग रहा होगा, हो सकता है वो इस पर्सन में चक्री काट गए हो। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं पढ़ने और समझने का। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, जीरो टिल सीड ड्रिल का जो प्रयोग बोने में होता है तो वो धान, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। धान गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है। पर्सन नंबर 20 की बात करते हैं। पर्सन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, चलो देखते हैं। थैलीरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी सोरगम, ऑप्शन डी चना। तो एग्रीकल्चर अगर आप पढ़ते हो पढ़ाई की है, तो मैं नहीं मानता कि अगर मैं 100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100 के 100 बच्चे इसका आंसर ना दे। अगर आप 100 में से 100 बच्चे इसका आंसर नहीं दे रहे तो फिर आपका पढ़ना बेकार है एग्रीकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर जब भी हम पढ़ते हैं तो इसकी बात जरूर होती है। तो इसको आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। और काफी साथियों ने ये क्वेश्चन देख तो शायद ये आंसर लगा दिया होगा। तो फेलिरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी सोरगम, ऑप्शन डी चना।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फेलिरिस माइनर जो होता है गेहूं का प्रमुख खरपतवार है। और प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना था? तो ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1988। तो टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो बना था 1984 में बना था साथियों, ये याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है, वी नोच से क्या नापते हैं आप? तो वी नोच से क्या नापते हैं? ऑप्शन ए जल का भाव, ऑप्शन बी मिट्टी में जल का पोटेशियल, ऑप्शन सी मिट्टी की लवणता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका आंसर कि वी नोच क्या है। और ये साथियों एक प्रकार का यंत्र या उपकरण है, इतना मैं आपको बता दूं। लेकिन इससे हम कौन सी क्रिया करते हैं, कौन से प्रकार का हम कार्य करते हैं, तो वो आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अब टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वी नोच से जो हम मापते हैं वो नापते हैं साथियों जल का भाव। तो जल का भाव ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वी नोच से हम नापते हैं जल का भाव। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 23 में क्या बताया गया है? आम की ब्लैक टिप बीमारी होती है। तो आम की जो ब्लैक टिप बीमारी होती है वो ऑप्शन ए फेतिम, ऑप्शन बी बोरोन की कमी से, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन डी जस्ता की कमी से। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आम की जो ब्लैक टिप बीमारी होती है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बोरोन की कमी से होती है ब्लैक टिप बीमारी आम में। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 24 क्या है? यूपीएस 120 जो किस्म है वो बताना आपको। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी उड़द। तो आशा करता हूं सबने इसका आंसर भी दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यूपीएस 120 जो किस्म है अरहर की किस्म है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं साथियों। भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है ऑप्शन ए बेर, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी आम। तो बच्चा बच्चा जानता है साथियों भारत का राष्ट्रीय फल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, आम है। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 26 में क्या है? जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं साथियों? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। तो बताना है आपको साथियों इसका आंसर। तो जेली को सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको स्वयं बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चनों के आंसर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको भी पता चलना चाहिए कि क्या राइट आंसर है। अब आपके सामने ऑप्शन है, बताइए कमेंट में। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो साथियों कमेंट हम करवाना जानते हैं। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। गेहूं में कंडुआ रोग के बीज उपचार नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उपयोगी है? तो गेहूं में कंडुआ रोग के बीज उपचार नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सा रसायन उपयोगी है? ऑप्शन ए वीटावैक्स, ऑप्शन बी थीरम, ऑप्शन
सी एग्लोल, ऑप्शन डी कैप्टान। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गेहूं में कंडुआ रोग के बीज उपचार नियंत्रण के लिए वीटावैक्स का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं साथियों। इनमें से कौन सा तत्व नाइट्रोजिन्स एंजाइम में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए एमओ, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी सीए, ऑप्शन डी एमएन। फुल फॉर्म इनका जानते ही होंगे कि किनको किस नाम से जाना जाता है। आप बच्चे नहीं हो, जानते हो सब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजिन्स एंजाइम जो पाया जाता है मोलिब्लेडम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 28 का। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 29 में क्या पूछा गया है? प्रकाश श्वसन किसके द्वारा रुक जाता है? तो प्रकाश श्वसन जो किसके द्वारा रुक जाता है? ऑप्शन ए टू फोर ड्राई नाइट्रोफिनोल के कारण, ऑप्शन बी सीएमओ एवं डीसीएमयू के कारण, ऑप्शन ए अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनेट्स के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश श्वसन किनके द्वारा रुक जाता है? आपको टाइम मिल रहा है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रकाश श्वसन किसके द्वारा होता है? सीएमयू एवं डीसीएमयू प्रक्रिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए भारत सरकार 1947, ऑप्शन बी विनोबा भावे 1947, ऑप्शन सी डब्ल्यू एच वीजर 1947, ऑप्शन डी स्पेसनेसर हेज 1948 द्वारा। तो आपको इसका आंसर बताना है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डब्ल्यू एच वीजर द्वारा 1947 में भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम शुरू किया था। ठीक है साथियों। तो प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, डब्ल्यू एच वीजर हो जाएगा 1947 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? तो ये खुलते हैं ऑप्शन ए सीएम पौधों में, ऑप्शन बी सी3 पौधों में, ऑप्शन बी सी3 पौधे में, ऑप्शन सी सी4 पौधे में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मिल रहा है साथियों समय अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 31 का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कैम मतलब सीएम पौधों में आपका रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। 32 में क्या है साथियों? कौन कौन सी नोजल खरपतवार नाशी के छिड़काव में उपयोगी होती है? तो कौन सी नोजल खरपतवार नाशी के छिड़काव में उपयोग होती है? ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी इम्पैक्ट, ऑप्शन सी एनग्लूरर, ऑप्शन डी फ्लैट पैन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको टाइम मिल रहा है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो नोजल खरपतवार नाशी के छिड़काव में जो उपयोग होती है वो फ्लैट पैन होता है। ठीक है साथियों, फ्लैट पैन नोजल खरपतवार नाशी के छिड़काव में उपयोग होती है। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से मतलब कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से पत्ती के पौधों और जंगों पर नहीं पहुंच पाता है? तो कहने का मतलब है
किसकी कमी से पत्तों के पौधे और पत्ते के जो अन्य जगहों पर नहीं पहुंच पाता है? तो आपको बताना है इसमें से कि कौन सा वो पोषक तत्व है जिसकी कमी से पत्ते मतलब पत्ती के पौधे के और जगहों पर नहीं पहुंच पाता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो राइट आंसर अब आपको मिलता है टाइम, और इसका ऑप्शन ए है Mn, बी है बी, और सी है Zn, डी है Fe। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से पत्ती के पौधे और जगहों पर नहीं पहुंच पाती है? तो बोरोन, कार्बोहाइड्रेट बोरोन कमी से पत्ती के पौधे और अन्य जगहों पर नहीं पहुंच पाती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट अन्य जगहों पर नहीं पहुंच पाता है बोरोन की कमी के कारण। अब बात करते हैं क्रैब क्रिया होती है। ऑप्शन ए क्लोरोफास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी लाइसोसोमस। तो आपको मिलता है टाइम साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रैब क्रिया होती है उसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं साथियों। टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए जेंथोमोनास, ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी लाइकोपीन, ऑप्शन डी कैरोटीन। आपको टाइम मिलता है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। टमाटर का जो रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी बिहार। आपको मिलता है टाइम अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों करनाल इज राइट आंसर। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा द्वितीय मेटाबॉलिक है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी टेनिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मिलता है टाइम अब। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो द्वितीय मेटाबॉलिक है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, टेनिन है वो। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। जैव उर्वरक है। ऑप्शन ए जीवांश खाद, ऑप्शन बी सूक्ष्म जीवों का कल्चर, ऑप्शन सी हरी खाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टाइम आपका स्टार्ट हुआ है, आपको आंसर बताना है जैव उर्वरक कौन सा है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव उर्वरक है सूक्ष्म जीवों का कल्चर। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 39 क्या है? धान के पौधे के अंकुरण का उचित तापमान है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। फिर ऑप्शन बी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों धान के पौधे के अंकुरण का उचित समय है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। धान के पौधे के अंकुरण का जो उचित समय है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। एक समूह की मूल इकाई है। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी उपपंचायत, ऑप्शन सी गांव, ऑप्शन डी मंडल। आपको बताना है इसका आंसर। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक समूह की जो मूल इकाई है वो गांव कहलाता है। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 41 क्या है? पौधों में
पीलापन होता है? ऑप्शन ए जीवाणुओं से, ऑप्शन बी प्रकाश की अधिकता से, ऑप्शन सी ऑक्सीजन की कमी से, ऑप्शन डी नाइट्रोजन की कमी से। बताइए साथियों, पौधों में जो पीलापन होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पौधों में जो पीलापन होता है नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं साथियों। इनमें से किस फसल की संघनता अधिक है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी ज्वार। तो फसल संघनता बतानी है, इनमें से किस फसल की सबसे अधिक है। 42वें प्रश्न का आंसर देना है आपको। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ज्वार है, फसल की संघनता सबसे अधिक है ज्वार की इस पर्सन के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 43 है, आपूर्ति और आय का संबंध है। आपूर्ति और आय का संबंध है। ऑप्शन ए समान से, ऑप्शन बी विरोधाभास से, ऑप्शन सी कांस्टेंट से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है साथियों अब। तो आपूर्ति और आय का जो संबंध है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विरोधाभास से है। प्रश्न नंबर अब 44 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 44 में क्या बोला गया है? मूली में जो चरपराहट का कारण है। ऑप्शन ए सोलेनम, ऑप्शन बी कैप्सिन, ऑप्शन सी एलिसिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है साथियों, मूली में जो चरपराहट का कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मूली में जो चरपराहट का कारण है एलिसिन के कारण चरपराहट होती है। प्रश्न नंबर 45 है, पत्तियों में कौन सा तनाव मतलब पत्तियों में कौन से तनाव के कारण जड़ से पानी ऊपर चढ़ता है। तो कौन से तनाव के कारण पत्तियों में जड़ से पानी ऊपर चढ़ता है। ऑप्शन ए एसेंट ऑफ शेप, ऑप्शन बी रूट प्रेशर, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशनल पुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पत्तियों में कौन सा तनाव के कारण जड़ से पानी ऊपर चढ़ता है? तो साथियों एसेंट ऑफ शेप के कारण चढ़ता है पानी ऊपर। प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं। 46, कौन सा नाइट्रोजन का सबसे उपयोग होने वाला स्रोत है। ऑप्शन ए एफ वाई एम, ऑप्शन बी डीएपी, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन टी कैल्शियम अमोनियम। बताइए साथियों, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। कृषि में कौन सा नाइट्रोजन का तो बताइए साथियों, कृषि में कौन सा नाइट्रोजन का सबसे उपयोग होने वाला स्रोत है। आपको टाइम मिला हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सी इज राइट आंसर, यूरिया। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना था। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी पंतनगर। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। तो 47% का प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। भारत का प्रथम कृषि विद्यालय जो पंतनगर में बना था। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल है, एक तरफ प्रजाति है। गेहूं गेहूं सी, इसके सामने 306 लिखा हुआ है। जौ के सामने ज्योति लिखा हुआ है। गन्ना सीओ के सामने 1148 लिखा हुआ है। चना एच डी 2285 लिखा हुआ है। तो आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा गलत है।
तो सोच लीजिए साथियों, टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, पर्सन के अकॉर्डिंग यही सुमेलित नहीं है। गेहूं सी 306 ये भी ठीक है, और गन्ना सीओ 1148 ये भी ठीक है, और चना एच डी 2285 ये भी ठीक है, लेकिन जो है जो ज्योति ये इसकी वैरायटी नहीं है साथियों। पर्सन नंबर 49 की बात करते हैं। सूखी हड्डी मतलब सुकड़ी जिसको बोलते हैं ब्रैकेट में हड्डी कमजोर रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। आपको बताना है, चुनना है ऑप्शन कौन सा है, मतलब कौन सा विटामिन की कमी से हड्डी कमजोर हो जाती है। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो साथियों आशा करता हूं सभी का आंसर आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। जो सुकड़ी हड्डी मतलब सुकड़ी या हड्डी कमजोर जो होती है विटामिन डी के कारण होती है, और विटामिन डी का जो स्रोत है साथियों वो सूर्य का प्रकाश है मॉर्निंग में। तो बात करते हैं 50 की। आपका 50 नंबर का जो पर्सन है, पूसा बरसाती जो किस्म है वो किसकी किस्म है आपको बताना है। ऑप्शन ए लोबिया, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी फ्रेंच बीन, ऑप्शन डी क्लस्टर बीन। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। तो पूसा बरसाती किस्म बतानी है आपको, इनमें से किस फसल की है। तो इसका जो साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पूसा बरसाती जो है लोबिया की वैरायटी है। पर्सन नंबर 51 की बात करते हैं। हेक्सोस शुगर को अल्कोहल में बदलने का कारक है साथियों, बताना इनमें से हेक्सोस शुगर को अल्कोहल में बदलने का कारक कौन सा है। ईस्ट, जीवाणु, मोल्ड, विषाणु। आपको ऑप्शन चुनना है, टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हेक्सोस शुगर को अल्कोहल में बदलने का कारक है उसको ईस्ट बोलते हैं साथियों। अब पर्सन नंबर 52 की बात करते हैं। पर्सन नंबर 52 में क्या है। भैंसों का मांस क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बीफ, ऑप्शन ए बीफ, ऑप्शन बी व्हील, ऑप्शन सी चीवन, ऑप्शन डी बेफेन। आपको बताना है साथियों इसका राइट आंसर। तो साथियों भैंसों का जो मांस कहलाता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बीफ कहलाता है। पर्सन नंबर 53 की बात करते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं। ऑप्शन ए वायु दशा, ऑप्शन बी वायु गति, ऑप्शन सी सापेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन डी कुल विकिरण। आपको आंसर बताना है इसका। तो एनीमोमीटर से जो साथियों मापते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं साथियों। पर्सन नंबर 54 की बात करते हैं। C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है। ऑप्शन ए पीजीए, ऑप्शन बी ओएए, ऑप्शन सी आरयूडीपी, ऑप्शन डी डीएचएपी। आपको ऑप्शन चुनना है। तो C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम उत्पाद होता है साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पीजीए। पर्सन नंबर 55 की बात करते हैं। सोयल स्ट्रक्चर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मिट्टी के कणों की व्यवस्था से, ऑप्शन बी कणों का आकार से, ऑप्शन सी छिद्र के आकार से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
बताना है साथियों 55 नंबर प्रश्न का आंसर आपको। तो जो सोयल स्ट्रक्चर जो संबंधित है साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मिट्टी के कणों की व्यवस्था से संबंधित है इसका। प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं साथियों, आम के फल को पकाने में कौन कारक है? ऑप्शन ए जिबेरेलिक अम्ल, ऑप्शन बी आईबीए, ऑप्शन सी इथरेल, ऑप्शन डी एन डबल ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आम को पकाने में जो इथरेल का यूज किया जाता है पर्सन, इसका जो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं, किस सब्जी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी फूलगोभी, ऑप्शन सी एमरेंथस, ऑप्शन डी लेटियंस। बताना है साथियों इसका आंसर आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, गाजर में होता है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 58 की, भारत में पंचायती राज कौन लाया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कृपलानी कमेटी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताना है साथियों भारत में पंचायती राज कौन लाया था? तो आप भली बात ही जानते हो साथियों, जहां पंचायती राज की बात हो तो वहां बलवंत राय मेहता कमेटी की चर्चा होती है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ही पंचायती राज व्यवस्था लेकर आए थे। प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 59 है, फूल गोभी में विपटेल का कारण है? ऑप्शन ए बोरोन की अधिकता, ऑप्शन बी बोरोन की कमी, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम की अधिकता, ऑप्शन डी मोलिब्डेनम की कमी। ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, जिसको पता होगा वही सही से इसका आंसर दे पाएगा। टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। ये तो पता है मोलिब्डेनम है, लेकिन नु पता नहीं कि इसका अधिकता है कमी है, बोरोन है, तो बोरोन की कमी है या अधिकता है, बताइए साथियों विपटेल का कारण। आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एमओ की कमी के कारण, मोल ब्लोडरम की कमी के कारण विपटेल होता है फूल गोभी में। प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं, काई स्क्वाई स्क्वायर के लिए कम सैंपल आकार होता है? तो सैंपल आकार है 30, 50, 500। आपको बताना है, टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, न्यू मतलब डे न्यूट्रल पौधा है, तो डे न्यूट्रल पौधा आपको बताना है। ऑप्शन ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी मटर। बताइए साथियों डे न्यूट्रल पौधा कौन सा है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सूरजमुखी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 की, तो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एवं स्टोरेज कब बना था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1957। अब आपको टाइम मिल रहा है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एवं स्टोरेज जो बना था 1946 में बना था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं, केले में जमीन के ऊपर के तने को क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए राइजोम, ऑप्शन बी स्यूडो स्टेम, ऑप्शन सी सर्करस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, केले में जमीन के ऊपर के तने को कहते हैं
सियाइडोस्टेम, सियाइडोस्टेम बोलते हैं साथियों उसको। प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। प्रकृति का तोहफा है, ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रमिक, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, प्राकृतिक का तोहफा कौन सा है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्राकृतिक का तोहफा है वो भूमि है। प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। यूरिया के लगातार उपयोग से मिट्टी में क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी न्यूट्रल, ऑप्शन सी अम्लीय, ऑप्शन डी ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपको बताना है इसका जवाब। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यूरिया के लगातार उपयोग से मिट्टी में साथियों मिट्टी अम्लीय हो जाती है। प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। आंधी गुड़ाई की जो संस्तुति है, गेहूं के लिए, मक्का के लिए, मूंगफली के लिए, गन्ने के लिए, आपको टाइम मिल रहा है अब। तो भली बात ही जानते हो साथियों, जो अंधी जो गुड़ाई है वो आपका गन्ने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट पर्सन है प्रश्न नंबर 67। बिंदु स्त्राव होता है, ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी रूट प्रेशर, ऑप्शन सी एसेंट ऑफ शेप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। जो बिंदु स्त्राव आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिंदु स्राव होता है रूट प्रेशर। बता दी इसका जो बिंदु स्राव होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रूट प्रेशर। अब बात करते हैं साथियों 68वें प्रश्न की। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में अधिक होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला हरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों। तो जो प्रकाश संश्लेषण जो अधिक होता है साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लाल में। मैं थोड़ा सा साथियों स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय वेस्ट ना हो, और वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। लगभग वही आपका 75 से 80 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, बाकी और समय बताएगा। और आशा करते हैं आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, मॉक टेस्ट 5। और इस इस तरीके के पर्सन और इससे अच्छे पर्सन भी हम आगे प्रोवाइड कराएंगे। तो नए बंदे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, और पीछे की वीडियो देख लीजिए, पीछे के मॉक टेस्ट देख लिया कीजिए आप। प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं है परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी बोरॉन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो उपयोगी तो है नहीं वो, मतलब निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो है नहीं लेकिन कुछ पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। बताइए साथियों क्या है वो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर साथियों। सोडियम है वो, कि आवश्यक तो है नहीं लेकिन पौधों के लिए बहुत जरूरी है साथियों ये। प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं। निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति योग्य है? ऑप्शन ए कुफारी, मतलब कुफरी बादशाह, ऑप्शन बी चिप्सोना वन, ऑप्शन सी कुफरी चंद्रमुखी, ऑप्शन डी कुफरी सिंदूरी। आपको चिप्सोना की प्रजाति बतानी है कि कौन सी संबंधित है चिप्स बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चिप्स बनाने में चिप्सोना वन प्रजाति का यूज करते हैं, और ये साथियों आलू से संबंधित है। प्रश्न नंबर 71 की बात करते हैं। जल की जो घनत्वता है सबसे अधिक होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 8 डिग्री सेल्सियस पर, 5 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये जनरल कंपटीशन में भी बहुत आता है, और आपके एग्रीकल्चर में भी प्रबल संभावना है ऐसे प्रश्न आने की। तो जल की जो घनत्व की सबसे अधिक होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी किसान खाद है? ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो किसान खाद बतानी है साथियों आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 73, इनमें से कौन सी फसल में बीटी जीन प्रथम बार प्रवेश कराया गया? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी मक्का। तो बीटी से आप समझ रहे होंगे, प्रश्न देख तो साथ आपके मन में लड्डू फूट गया होगा, जीभ पर पानी आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि बीटी कॉटन इस तरीके से याद होता है ये। तो ये बीटी जीन प्रथम बार प्रवेश कराया गया था वो कपास में कराया गया था। प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 74 में क्या है, ये है बहुभुरणीयता किस फसल में पाई जाती है? तो बहुभुरणीयता जो पाई जाती है अमरूद में, साइट्रस में, अंजीर में, अनार में। आपको आंसर बताना है इसका, टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो बहुभुरणीयता जो पाई जाती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों साइट्रस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 75, मक्का की जो संकर किस्म है, ऑप्शन ए गंगावन, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी कैलाश, ऑप्शन डी हिमालय। आपको टाइम मिल रहा है अब। और लगभग हमने इस मॉक टेस्ट का 75% क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड से भी नहीं चल रहे हैं। एक सही एवरेज से पढ़ा रहे हैं हम आपको, और काफ़ी अच्छा आपको ये मॉक टेस्ट लग रहा होगा, आशा करता हूँ। अगर इसमें एक उदाहरण, अगर 100 बच्चे इसको मॉक टेस्ट को दे रहे हैं तो 100 में से कम बच्चों का जो रिजल्ट होना चाहिए, सभी बच्चों का 65% रिजल्ट होना चाहिए। 65 प्लस ही होगा, कम तो होगा नहीं। जिस तरीके का मॉक टेस्ट है ये, और जिस तरीके की आपकी तैयारी है, वो साथियों 65 से नीचे वालों का तो जैसा मॉक टेस्ट है, तो इसमें आपका आंसर ज्यादा ही आना चाहिए, 65 प्लस ही। बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है तो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट है ये आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये है आपका मक्का की जो संकर किस्म है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, गंगा वन। प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार प्रणाली संबंधित है। ऑप्शन ए एम जैक्सन, ऑप्शन डी बी डी बेनोर, ऑप्शन सी एम एंडरसन, ऑप्शन डी ओपी धामा। बताइए साथियों, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार प्रणाली संबंधित किस किससे है? आपको टाइम मिल रहा है अब। और ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी बेनोर, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार प्रणाली से संबंधित है डी बेनोर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 77 की। प्रश्न नंबर 77 में क्या है, सरसों का श्वेत फफोला रोग जो डब्ल्यूगो कैंडिडा रोगजनक द्वारा होता है, तो ये किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए बेसिडी योमा इस्टिजिज, ऑप्शन बी एस्कोमाइसिटिस, ऑप्शन सी माइकोमाइसिटिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सरसों का श्वेत फफोला रोग की बात हो रही है, और उसका रोगजनक साथियों इसमें दिया गया है नाम, ये है एल्ब्यूगो कैंडिडेटा कैंडिडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सरसों का श्वेत फफोला रोग एल्ब्यूगो कैंडिडा रोगजनक द्वारा होता है। किस वर्ग में आता है? फाइकोमाइसिटिस में आता है, फाइकोमाइसिटिस में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं लवणता में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेल्पोफाइट, ऑप्शन बी क्रेप्टोफाइट, ऑप्शन सी इम्पीफाइट इम्पीफाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लवणता में उगने वाले पौधों को आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको टाइम मिल रहा है अब। प्रश्न नंबर 78 का आंसर आपको देना है साथियों। तो प्रश्न नंबर 78 का आंसर हो जाएगा साथियों, लवणता में उगने वाले पौधों को कहते हैं साथियों हेलो फाइट।
प्रश्न नंबर 79, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी पूना, ऑप्शन डी गोवा। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 80 की बात करते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 9। तो उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्र की संख्या पूछी है, ना कि भारत की। तो इसमें से साथियों कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, पहले तो इसका आंसर बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर सी डी इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र हैं। अब आपको बताना है कि भारत में इस 20 का क्या मतलब है, ये क्षेत्र है साथियों, और ये 15 का क्या मतलब है। इसका मैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूंगा कि 20 क्या है और 15 क्या है। जैसे ये जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आपका 9 है, तो भारत में ये कितने हैं और 20 का क्या मतलब है, ये भी आपको बताना है। कहीं ना कहीं ये भी कोई क्षेत्र ही है, लेकिन वो प्रॉपर नाम नहीं बता रहा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपसे सुनना चाह रहा हूँ और देखता हूँ कि आपको कितनी नॉलेज है। और मैंने कई बार जब भी पढ़ा है बताया भी था इन सब के बारे में कि ये 4-5 तरीके के हैं, जोन होते हैं, इनको आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 81, इनमें से कौन सा मुख्य पोषक तत्व है साथियों? ऑप्शन ए वी, ऑप्शन बी सी यू, ऑप्शन सी एम जी, ऑप्शन डी एफ ई। तो मुख्य पोषक तत्व आपको बताना है इसमें साथियों। तो एम जी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इसका। प्रश्न नंबर 82 की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1937 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1929 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बताना है साथियों। और इसका तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आरबीआई की जो स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं साथियों, जो 1969 है वो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई 1935 इसमें गलत लग रहा है मुझे। 1949 को क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। चलो साथियों देखते हैं इसमें जो इन्होंने उन आरबीआई की जो स्थापना 1935 माना है। बात करते हैं 83, किस कोशिका अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी न्यूक्लियोसोम्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी राइबोसोम्स। तो 83 का आंसर के लिए टाइम मिल रहा है अब आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस कोशिका अंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उसको राइबोसोम्स बोलते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 84 की बात करते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 26, 16, 36, 46। आपको टाइम मिल रहा है अब। और सभी बच्चों ने आशा करता हूँ इसका आंसर भी दे दिया होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके, जब समय खराब होता है तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जब समय सही होता है तो पता नहीं कैसे कैसे फालतू क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसका विपरीत समझ लीजिए साथियों। तो इसका यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है साथियों 46%। प्रश्न नंबर 85 है। पौधे फास्फोरस को सर्वाधिक किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए H3PO4, ऑप्शन बी H2PO4, ऑप्शन सी HPO की होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर, फिर आपका 4, फिर ऑप्शन डी है PO3 4। तो इसका आंसर आपको बताना है। पौधे फास्फोरस को सर्वाधिक रूप में ग्रहण करते हैं किस किस उसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों,
तो पौधे फास्फोरस को सर्वाधिक किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, H2PO4 में। प्रश्न नंबर 86, बीज का छिलका छीलने में कौन सा उपयुक्त है? ऑप्शन ए गर्म पानी, ऑप्शन बी अमल, ऑप्शन सी गर्म तापमान, ऑप्शन डी इनमें से सब। बताइए साथियों, ऑप्शन प्रश्न नंबर 86 का आंसर क्या होगा? तो साथियों, बीज का जो छिलका छीलने में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अमल का प्रयोग अच्छा रहता है। प्रश्न नंबर 87 की बात करें, जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। ये आपका 100% प्रश्न टीए के लिए प्रबल संभावना है, ऐसा प्रश्न आएगा। जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है बाढ़ सिंचाई में, छिड़काव सिंचाई में, वाटर सिंचाई में, बूंद बूंद सिंचाई में। आपको टाइम मिल रहा है अब, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये साथियों। तो जल उपयोग क्षमता जो सर्वाधिक होती है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बूंद बूंद सिंचाई में होती है। प्रश्न नंबर 88 की बात करते हैं, किस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है? ऑप्शन ए सिस्टीन, ऑप्शन बी वैलिन, ऑप्शन सी आइसोसुलिनसिन मतलब आइसोलूसिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है किसमें? तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा सिस्टीन अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 89 का बताना है, निम्न में से कौन सा समीकरण ठीक है? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ऑप्शन बी टीपीडी बराबर ओपी भाग टीपी, फिर आपका ऑप्शन नंबर सी डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी, फिर आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना साथियों, समीकरण भी आपका कम से कम 1% समीकरण से रिलेटेड आपका आएगा, किसी भी प्रकार का समीकरण पूछ सकता है वो। बहुत ज्यादा समीकरण नहीं है, वही लगभग 15 से 20 समीकरण होते हैं एग्रीकल्चर में यूज। अच्छी बुक्स अगर स्टडी की होगी आपने तो आप बता दोगे, जैसे अरुण कत्यान हुए, नेमरा सुंडा हुए, तो उनमें लिखे हुए हैं कुछ समीकरण जो यूज होते हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 की बात करते हैं, उत्पादन क्रिया है, ऑप्शन ए मुनाफा, ऑप्शन बी फैक्टर, ऑप्शन सी आय, ऑप्शन डी लागत। बताइए साथियों, उत्पादन क्रिया क्या है 90 क्वेश्चन का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उत्पादन की जो क्रिया है साथियों लागत है। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी चूर्णील अम्लता के विरुद्ध प्रभावी है? ऑप्शन ए डाइथेन, ऑप्शन बी कैप्टान, ऑप्शन सी कैरोथेन, ऑप्शन डी बेविस्टिन। बताइए साथियों, प्रश्न नंबर 91 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जो निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी चूर्णील अम्लता के विरुद्ध प्रभावी है? तो वो कैराथेन है। प्रश्न नंबर 92 की बात करते हैं, बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी प्रोपेन। बताइए साथियों, बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस निकलती है? तो बी इज राइट आंसर साथियों, मीथेन गैस निकलती है। प्रश्न नंबर 93, टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है? ऑप्शन ए 100 बीजों का, ऑप्शन बी 1000 बीजों का, ऑप्शन सी 10,000 बीजों का, ऑप्शन डी 10 बीजों का। बताइए साथियों, अगर हमें किसी फसल का बीजों का टेस्ट बाहर लेना तो उसमें हमें कितने बीज लेने होंगे ताकि एक अच्छा रिजल्ट आए? तो मानक है साथियों उसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है? 1000 बीजों का होता है साथियों। प्रश्न नंबर 94 की बात करते हैं, मटर की पत्ती रहित किस्म कौन सी है? बोनविला, T163, L116, फिर आपका अपर्णा। बताइए साथियों, पत्ता रहित किस्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 95 की बात करते हैं, कौन से साल कीटनाशी कानून बना था? तो कीटनाशी कानून कब बना था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1968। बताइए साथियों, आपको टाइम मिल रहा है अब। और आशा करता हूँ अब तक ये जो मॉक टेस्ट है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और काफी अच्छा कॉन्फिडेंस भी आया होगा। जो बच्चों का थोड़ा स्कोर कम होता है, ऐसे मॉक टेस्ट से उनका स्कोर अच्छा आता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है साथियों। सबके बारे में सोचना चाहिए। और ये पर्सन ऐसे है कि ये आपके पेपर में प्रबल संभावना है ऐसे पर्सन आने की। आपको लग रहा होगा इजी है, लेकिन इजी नहीं है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो कीटनाशी कानून बना था 1968 में। प्रश्न नंबर 96 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 96 क्या है? आत्मा का विस्तार है साथियों। ऑप्शन ए कृषि तकनीकी प्रबंध एसोसिएशन, ऑप्शन बी कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी, ऑप्शन सी कृषि तकनीकी मिशन एजेंसी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आत्मा का विस्तार बताना है साथियों। आत्मा के तहत ही हमारे जो होते हैं बीटीएम जनपद स्तर पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कार्य करते हैं, और एटीएम होते हैं साथियों। काम सब हमारे जैसा ही करते हैं बेचारे ये सभी, लेकिन वेतन हम लोगों से कुछ कम पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 96 का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी है आत्मा का विस्तार। प्रश्न नंबर 97 की बात करते हैं साथियों। तो फास्फेट की उपयोगिता कितने पीएच पर बढ़ती है? तो ऑप्शन ए 5.5, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी 7.5, ऑप्शन डी 8.5। आपको टाइम मिल रहा है अब। और साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर आप लोगों को मैं ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ मॉक टेस्ट। आशा करता हूँ सभी जो आपके ग्रुप है उनमें लिंक को शेयर कर दीजिए और पॉजिटिव अपने कमेंट करना। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फास्फेट की उपयोगिता जो होती है 6.5 पीएच पर बढ़ती है। प्रश्न नंबर 98 की बात करते हैं। टेट्राजोलियम क्लोराइड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सफाई, ऑप्शन बी ओज, ऑप्शन सी जमाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो साथियों, टेट्राजोलियम क्लोराइड आप समझ सकते हो कि किससे संबंधित है, और काफी अच्छा पर्सन काफी घुमाकर पूछा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पर्सन की जो डेफिनेशन है उसको सही से पढ़ लिया कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। तो ट्रेट्राजोलियम क्लोराइड जो संबंध है साथियों, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इनमें से कोई नहीं है, तो फिर किससे संबंधित है ये? ठीक है साथियों, ये आपको बताना है। मैं आपका 98 के % का भी इंतजार करूंगा कि इसका उत्तर आप दोगे भली बाती, और आशा करता हूं सभी साथी इसका सही आंसर देंगे। फिर बात करते हैं 99। संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए लिनोलेइक अम्ल, ऑप्शन बी ओलेइक अम्ल, ऑप्शन सी सिस्टारिक अम्ल, ऑप्शन डी और कैंडियोनिक अम्ल। तो इसका आंसर आपको देना है साथियों। तो साथियों, इस बार मैंने थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाया है, और क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में कम रखे हैं। कोशिश करता हूँ अगले 1-2 दिन में एक मॉक टेस्ट और लूंगा, उसको थोड़ा हार्ड बना दूंगा, लेकिन इस बार समय का अभाव था। ये भी अच्छा पर्सन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मॉक टेस्ट खत्म ही है, लेकिन बहुत अच्छे इसमें पर्सन है। कुछ इजी पर्सन भी है तो कुछ डिफिकल्ट पर्सन भी है। और ऐसे ही होता है साथियों पेपर। अगर आप सोचोगे कि बिल्कुल हमें हार्ड पेपर चाहिए, तो ना तो पेपर आएगा हार्ड और ना ही आपको मॉक टेस्ट हार्ड मिलने का, क्योंकि तैयारी आपकी इतनी अच्छी है तो आपको कितने भी हार्ड दे दीजिए उसी को अच्छा बनाओगे आप। और कॉन्फिडेंस, इस मॉक टेस्ट को देखकर सभी साथी का कॉन्फिडेंस अव्वल लेवल का हो जाना चाहिए। 65+ सभी के सही आंसर होने चाहिए, और 2 क्वेश्चन और मैं आपको बोनस रूप में दूंगा ताकि आपका परसेंटेज बढ़िया बने। ये 100 का नहीं साथियों, 102 पर्सनों का मॉक टेस्ट ले रहे हैं। ये हम 2 पर्सन आपको बोनस दे रहे हैं, तो आप इनको भी 100 में ही काउंट करना ताकि आपका परसेंटेज और बढ़िया बन जाए। तो इसका जो आंसर आपको बताना है 98 का कमेंट बॉक्स में, और 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। संतृप्त वसा युक्त अम्ल है सिटारिक
अमल। अब बात करते हैं 100% की। और ऐसा नहीं है मैंने 100% आपने देख लिया तुरंत भाग जाओ, अभी 2% और है। निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र पोषण में स्तर को बढ़ाता है? ऑप्शन ए ज्वार गेहूं, ऑप्शन बी धान गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा गेहूं, ऑप्शन डी मूंगफली गेहूं। तो बताना है साथियों, फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र पोषण में स्तर को बढ़ाता है? तो आपको टाइम मिल रहा है अब। तो भली बात ही जानते हो साथियों, दलहनी फसल हमारी यूज होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मूंगफली और गेहूं। तो किसी भी दलहनी फसल के बाद में फसल ली जाए तो अच्छा उसका रिजल्ट आता है। तो पर्सन नंबर जो बात करते हैं 101 की, वसा संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोसोम्स में, ऑप्शन बी स्फेरोसोम्स में, ऑप्शन डी प्लास्टिड में, ऑप्शन डी प्रोक्सीसोम्स में। तो आपको टाइम मिल रहा है अब। और जितने भी पर्सनों के मैंने आपसे बोला कि आपको आंसर देना है, प्रत्येक साथी दे और प्रत्येक साथी वीडियो को लाइक कर दे। प्रत्येक साथी जो हमें मानता है कम से कम 5 ग्रुप या 10 ग्रुप में वीडियो के लिंक को शेयर कर दे, जो भी आपके व्हाट्सएप पे हो और आपका इंस्टाग्राम पे हो, आपका टेलीग्राम पे हो, आपका ये फिर फेसबुक हो, सभी पे आपके जो इस लिंक को शेयर करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 101 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वसा संश्लेषण होता है स्फेरोसोम्स में। और आज की परीक्षा का अंतिम प्रश्न है, और आशा करता हूं कि ये जो सेशन है आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी हेल्पफुल रहने वाला है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनकी एग्रीकल्चर में भी तैयारी कम है, उनको कॉन्फिडेंस ही लाएगा। और जिनका अच्छा रिस्पॉन्स आता है वो अपना बेस्ट देकर, हो सकता है किसी साथी के इसमें 102 में से 90 प्लस आए, हो सकता है किसी साथी के 60 से कम रह जाए, हो सकता है ज्यादातर जो एवरेज रहने वाला है लगभग 75 के करीब मेरे हिसाब से इसका एवरेज रहने वाला है प्रत्येक कैंडिडेट का। आफ्टर नेगेटिव के बाद में बाकी समय बताएगा कि आप लोग कितनी मेहनत करते हो कितनी नहीं। मेरे हिसाब से 65% मैंने एक इसमें पासिंग मार्क रखा है आफ्टर नेगेटिव के बाद में। अब बाकी आप लोगों की मेहनत देखते हैं, कितनी मेहनत की आपने, कितना आप हमें देखते हो, कितना अन्य चैनल को देखते हो। तो आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापमान है, ऑप्शन ए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों इसका आंसर। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी यूजफुल और काफी अच्छी लगी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो काफी मेहनत से इस मॉक टेस्ट 5 में हमने मेहनत की है और आप लोगों को विस्तार से इसके बारे में बताया है जितनी भी हमसे कोशिश की गई है। हो सकता है किसी पर्सन को बोलने में या किसी ऑप्शन को बोलने में हमसे त्रुटि हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। लेकिन आशा करते हैं जब तक आप हमारे साथ में बने रहोगे हम आपको निश्चित ही सफलता दिलाएंगे, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। आप लोग भी हमसे कमेंट बॉक्स में वादा करेंगे कि सर हम आपके वीडियो को सभी जो हमारे साथी हैं उन तक पहुंचाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों का इसमें लाभ मिले। क्योंकि शिक्षा जो है आप बांटने से बढ़ती है, और मदद करोगे मदद मिलेगी, सीधी भावना हमारी है। तो इसी वाणी के साथ में इस मॉक टेस्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद जय जवान, वंदे मातरम।